नमस्कार दोस्तों। आज से हम अपनी पॉलिटी की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम संविधान के विभिन्न अनुच्छेद, विभिन्न भाग और उसमें दी गई अलग अलग बातें सब देखेंगे, संविधान को पढ़ेंगे। और संविधान को देखने से पहले हमें उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी संविधान एकाएक नहीं बन जाता, उसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी हम ना अंग्रेजों के द्वारा लाए गए अलग अलग एक्ट जो हैं, जो अलग अलग अधिनियम है, उनको देखना होता है। क्योंकि जब हमारा भारतीय संविधान बना तो बहुत सारे इनमें से जो अधिनियम थे उनको उसी रूप में या संशोधित रूप में स्वीकार किया गया, भारत में संविधान में जोड़ा गया। तो देखो, अंग्रेज हमारे देश में तो पहले से मतलब 1600 के आसपास आ गए थे, लेकिन उन्हें ना सफलता मिलती है सबसे बड़ी 1757 में। 1757 में, जैसे आप इतिहास में पढ़े होंगे, कि एक प्लासी का युद्ध होता है। रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेज की तरफ, और एक तरफ था सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला की हार होती है। अब इसके अलग कारण है कि वो बेचारा क्यों हारता है, मतलब उसको विश्वासघात किया जाता है उसे, तो हार जाता है वो। और यहाँ पे बंगाल में नियंत्रण हो जाता है अंग्रेजों का। अगला एक युद्ध जीतते हैं अंग्रेज, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है भारत में शासन के लिए उनका, 1764 का बक्सर का युद्ध। तो इसमें मुगलों को भी हराते हैं अंग्रेज, है ना। मुगलों को हराते हैं और ये बंगाल के नवाब को हराते हैं। मुगल, बंगाल के नवाब और अवध के नवाब, ये सब मिल के लड़ते हैं और सभी हार जाते हैं अंग्रेजों से। और इसमें ना अंग्रेजों को बहुत बड़ी ज़मीन मिलती है बक्सर के युद्ध के बाद, और इस्टेब्लिश हो जाते हैं अंग्रेज भारत में। और जैसे ही अंग्रेज ना ये बक्सर का युद्ध जीतते हैं, तो उसके बाद उन लोग एक काम करते हैं कि उन लोग ना प्रशासनिक समस्या नहीं लेना चाहते थे। प्रशासन करने का उनको, यहाँ पे भारत में प्रशासन करने का उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो इसके लिए वो करते हैं कि भारत में द्वैत शासन एक लेकर आते हैं उन लोग अपने लाभ के लिए। द्वैत शासन, द्वैत शासन में वो करते हैं कि जो प्रशासनिक मामले हैं, प्रशासन देखें जो है नवाब, और जो वित्तीय मामले हैं, जो टैक्स वैक्स लेने का मामला है, तो टैक्स या कर वसूल करेंगे अंग्रेज। तो बोलते हैं कि पैसा हमको मिलना चाहिए और प्रशासन देखो, जवाबदेही तुम देखो। तो इसके कारण भारतीय जनता का बहुत शोषण होता है। और 1764 के बाद अंग्रेज ना, जो अंग्रेजी अधिकारी थे, वो ब्रिटिश कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी के इतर अपना निजी व्यापार भी करते थे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता था। बहुत अमीर हो रहे थे उन लोग, यहाँ काम करने वाले कर्मचारी। साथ साथ उन लोग अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे, द्वैत शासन कारण जनता को भी घाटा हो रहा था। और वहाँ ये देखा गया, इंग्लैंड में जो वहाँ की जनता थी या वहाँ के जो प्रशासक थे, उनको लगा कि यार ये कंपनी के लोग तो बहुत अमीर होते जा रहे हैं और इन पे नियंत्रण लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये और अमीर हो गए ना तो हमारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, इंग्लैंड में अपनी सरकार बना लेंगे, अपना नियंत्रण कर लेंगे। तो कंपनी को नियंत्रित करने के लिए उन लोगों ने कानून बनाया, जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम उसी को देखेंगे। तो 1773 में कंपनी पर नियंत्रण के लिए नियंत्रण कानून लाया गया, रेगुलेशन के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। अब देखो, नाम से पता चल रहा है कि इसका उद्देश्य है नियंत्रण करना कंपनी पर। तो क्या करेंगे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण के लिए ना प्रयास किया गया इसमें, और बंगाल में द्वैत शासन जो था उसको ख़त्म कर दिया गया। द्वैत शासन क्या था कि जो मैं आपको बताया, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। दूसरा ना, एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे ना, कंपनी में प्रशासन करने की इकाई थी, प्रशासन देखते थे उन लोग। कंपनी के जो सेवक थे, कंपनी के जो कर्मचारी थे, उनके निजी व्यापार को ख़त्म कर दिया गया। अब भाई ज़रूरी था निजी व्यापार ख़त्म करना, क्योंकि इससे कंपनी को भी फ़ायदा नहीं हो रहा था और वहाँ के ब्रिटिशर्स को भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। इससे फ़ायदा केवल एक हो रहा था, वो जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो बस अमीर हो रहे थे। तो निजी व्यापार ख़त्म करो। और बंगाल का जो गवर्नर है, ठीक है, तो गवर्नर ऑफ बंगाल जो है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसी अधिनियम में भारत में पहली बार एक सुप्रीम कोर्ट बनती है। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया कोलकाता में, और इसके एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट का गठन इसी में किया गया। तो ये तो हुआ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
इसके बाद अंग्रेज हर 10 साल में 20 साल में कानून लाते रहेंगे। जैसे अगला एक कानून महत्वपूर्ण कानून है वो आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। अब देखो पिट्स इंडिया एक्ट में ना दो काम किए गए, मतलब दो तीन महत्वपूर्ण काम किए गए। पहला काम तो एक किया गया कि इसमें ना कंपनी में दोहरा शासन शुरू किया गया। देखो भारत में द्वैध शासन नहीं, कंपनी के कामों को दो भागों में बांट दिए। इसमें क्या क्या था, तो ब्रिटिश सरकार और कंपनी के बीच दोहरा शासन स्थापित कर दिया गया और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। तो कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच दायित्व बांट दिए गए कि यार देखो आप एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरा गवर्नर जनरल की शक्तियां और बढ़ा दी गई और उसको नीतियां बनाने के लिए और अधिक शक्ति दे दी गई। और ब्रिटिश सरकार ने ना नियंत्रण स्थापित किया कंपनी के वित्तीय मामलों में भी। तो अब सरकार को लग रहा है कि कंपनी पे नियंत्रण हमको और बढ़ाना है क्योंकि कंपनी शक्तिशाली हो रही है। सिंपल सी बात है, इनकी सरकार चाह रही कि नियंत्रण रखना उस पर। अब इसके बाद देखो एक और अधिनियम हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। अब देखो इसके बीच के दो एक्ट मैं नहीं बताया हूँ, जैसे एक 1792 में भी आता है, एक 1813 में आता है चार्टर एक्ट। अब देखो 1813 वाले में क्या होता है, तीन काम होते हैं, यही तीन चीज़ों से सवाल आते हैं इसमें। एक होता है कि 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा के लिए खर्च करेगी कंपनी। ये बात इसमें आती कि एजुकेशन में भारत की शिक्षा के लिए 1 लाख खर्च करेंगे। अब देखो इतने बड़े देश में 1 लाख रुपया खर्च करोगे तो क्या हो जाएगा ना, गांव में इससे ज़्यादा लग जाता है। लेकिन अब उस जमाने में 1 लाख बहुत रहा होगा, या तो इससे मतलब बहुत खर्च दिखाना चाह रहे थे। 1 लाख कुछ खास था नहीं, लेकिन खर्च करेंगे बात की गई। दूसरी बात की गई कि हम ना ईसाई मिशनरी भारत में धर्म का प्रचार कर सकती है अपनी, उसकी उसे छूट दी गई। तो और तीसरी बात एक की गई कि इसी में चाय और चीन को छोड़ के जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको बोला गया कि चाय और चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इसमें आपका एकाधिकार है, बाकी क्षेत्रों में आपका एकाधिकार नहीं है। और मुक्त व्यापार होगा बाकी क्षेत्र में। मुक्त व्यापार मतलब कि ब्रिटेन की कोई भी कंपनी आकर भारत के साथ व्यापार कर सकती है और मुनाफा कमा सकती है, तो बाकी कंपनियां भी भारत में आ सकती हैं। अब देखो क्या कर रहे हैं अंग्रेज, जो वहाँ के ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, कंपनी को धीरे धीरे साइड लाइन कर रही है, उसको कम कर रही है उसकी शक्तियाँ। तो यहाँ चीन और चाय तक छोड़ा बस उसको कि यही तुम्हारा है, यहाँ पे तुम्हारा मोनोपोली है, एकाधिकार है, बाकी जगह मुक्त व्यापार होगा। 1833 का जो चार्टर एक्ट आया वहाँ पे तो और सिकंजा बढ़ा दी सरकार। वो बोली कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म करो। अब मोनोपोली खत्म होगी ईस्ट इंडिया कंपनी की और भारत के व्यापार करने के लिए व्यापारिक एकाधिकार खत्म होगा। अब कोई भी इंग्लैंड का कोई भी व्यापारी भारत के साथ व्यापार कर सकता है, तो एकाधिकार खत्म। अब भाई मतलब जो चाय और चीन के साथ बचा था ना, ये भी खत्म कर दिए कि इसमें भी आपका एकाधिकार नहीं रहेगा। और एक महत्वपूर्ण चीज हुई कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित कर दिए। तो गवर्नर जनरल जो था ना, उसको 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिए, भारत का गवर्नर जनरल। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना लॉर्ड विलियम बैटिक। और विलियम बैटिक जो था उसने कई सुधार कार्य भी किए थे, जैसे आप पढ़ोगे कि सती प्रथा उन्मूलन कानून भी लाया था, तो दास प्रथा के लिए भी लाया था, तो उसने कुछ काम भी किए थे। बेंथम के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था वो। तो ये तो गवर्नर जनरल का बात हुआ, है ना। कानून के शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। देखो इससे पहले अंग्रेज ना थोड़ा डरे हुए थे। अंग्रेज ना भारत देश में कानूनों पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर हम यहाँ के जो धार्मिक कानून है उसमें हस्तक्षेप करेंगे तो शायद जनता विद्रोह कर सकती है, और हम तो व्यापारी, हमको व्यापार करना है, तो हम क्यों हस्तक्षेप करें। लेकिन यहाँ आते आते अंग्रेजों को ये लगने लगा था कि हमको इनको, जैसे देखो यहाँ पे देखो, इससे पहले धर्म पर हस्तक्षेप की, ईसाई मिशनरियाँ आई, यहाँ पे सारे व्यापारी आ सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकता है, और यहाँ पे खर्च कर रहे हैं एजुकेशन पे, तो अब उनको ना समाज पे हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए थे उन लोग। तो वो चाहते थे कि भारत में एक ऐसा कानून हो जो सबके लिए एक हो, और कानून का शासन हो भारत में। तो इसके लिए जो धार्मिक कानून चल रहे थे, जैसे हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुस्लिमों के अलग कानून, तो वो सोचे कि हम अपना एक कानून बनाते हैं। और इसीलिए ना
उन्होंने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को जोड़े और एक विधि आयोग बना, जो आज भी बनता है विधि आयोग समय समय पर। तो एक विधि आयोग बना उस समय और उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। तो विधि सदस्य और विधि आयोग के भी अध्यक्ष थे, गवर्नर जनरल की परिषद में ये होते थे। तो फिर इसी के बाद इसी के रिकमेंडेशन से फिर आईपीसी और सीआरपीसी जैसे बाद में कानून भी आए, जो अभी तक चल रहा था, अभी उसको चेंज की भारत सरकार। तो सोचिए उस समय बना कानून अभी तक चल रहा था भारत में। तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट। अब इसके बाद हम देखेंगे 1858 का भारत सरकार अधिनियम। देखिए उस समय क्या प्रॉब्लम थी कि भारत में 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति होती है, पूरे भारत में जो क्रांति फैलती है और अंग्रेजों की नींव हिलाने की मादा रखती थी, नींव हिला दी थी इस क्रांति ने। और अंग्रेजों को यहाँ पे डर लगने लगा था कि हमको कुछ ना कुछ बदलाव करने होंगे, नहीं तो ऐसी क्रांति फिर से हो सकती है। और कंपनी को हटाने के लिए भी ब्रिटिश सरकार को मौका मिल गया यहाँ पे, क्योंकि सरकार तो कंपनी को धीरे धीरे साइडलाइन कर ही रही थी, लेकिन यहाँ पे ये मौका मिल गया कि तुम्हारी गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण हमारे से भारत छिन जाता, तो तुम्हारा प्रशासनिक कार्य भी अब हम खत्म करेंगे, व्यापारिक तो तुमको खत्म कर ही दिए थे। तो यहाँ पे ना भारत में डायरेक्ट रूल करने लगते हैं अंग्रेज, तो ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो जाता है भारत में। और कंपनी का जो शासन था, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसे ख़त्म कर देते हैं, भारत में उसके शासन को ख़त्म कर देते हैं और बोलते हैं कि अब हम भारत में सीधा शासन करेंगे। तो अब भारत में किसका शासन होगा? ब्रिटिश ताज का शासन होगा, ठीक है। तो इसी को क्राउन का शासन बोलते हैं कि महारानी का सीधा शासन होगा भारत में, ठीक है। कंपनी खत्म हो जाएगी भाई। और एक भारत सचिव की नियुक्ति की गई, ब्रिटेन में एक भारत सचिव की नियुक्ति की गई, जो ब्रिटिश सरकार में भारत के मामलों के लिए मतलब भारत के मामलों को देखता था। और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई। 15 सदस्य थी, 15 सदस्य थे भारत परिषद के, जो भारत सचिव की सहायता करते थे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण ये चीज़ हुई कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, इसका नाम बदल के वायसराय कर दिया। इसको अब वायसराय कहा जाने लगा। और ये वायसराय जो था, ये ब्रिटिश सरकार के प्रति सीधा जवाबदेह होता था, है ना, कंपनी बीच में नहीं थी अब। तो ये 1858 के अधिनियम, ये यहीं से सवाल आएंगे, ज़्यादा डीप सवाल नहीं आते, इतना ही आप ध्यान रखिएगा तो आपसे सवाल बन जाएंगे। इसके 3 साल बाद ही 1858 के अधिनियम के 3 साल बाद ही 1861 का अधिनियम आता है। और 3 साल बाद ही अधिनियम क्यों लाना पड़ा? तो इसमें इसको लाने का कारण ये था कि प्रांतों में विधान परिषदों का गठन किया गया। तो प्रांतों में विधान परिषदों का गठन किया गया 1861 के अधिनियम में, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। गवर्नर जनरल की शक्तियां और बढ़ा दी गई। अब शक्तियां किस तरह बढ़ाई गई? तो उसे ना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। अब अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है गवर्नर जनरल, जो शक्तियां अभी राष्ट्रपति के पास है, उस समय गवर्नर जनरल के पास थी। तो अध्यादेश की अभी शक्ति, अब जब पॉलिटी में आपको बताऊंगा जो, या फिर आप पढ़े होगे, तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। और वो शक्तियां गवर्नर जनरल नहीं, वायसरॉय, मैं गलती से लिख दिया हूँगा, तो उस समय वायसरॉय को दी गई ये शक्तियाँ कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राज्यों पर नियंत्रण बढ़ गया, वायसरॉय का। विधान परिषदों को सलाहकार भूमिका दी गई कि वो सलाह दे सकते हैं विधान परिषद। वैसे ये वास्तविक शक्ति नहीं थी, बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं होती थी ये, है ना। अब 1861 अधिनियम के बाद एक अधिनियम आता है 1892 में। अब 1892 के अधिनियम में क्या हुआ? तो 2-4 चीज़ें हैं जहाँ से सवाल आ सकता है। एक चीज़ हुई कि केंद्रीय विधानमंडल में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ा के, मतलब कि जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या ना मिनिमम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। तो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 1892 के अधिनियम से बढ़ा दी गई। और अधिक भारतीयों को विधान परिषद में शामिल किया गया, क्योंकि भारतीयों की मांग हो रही थी कि हमें भी विधान परिषद में शामिल करो। तो 1892 के अधिनियम से और अधिक भारतीयों को शामिल किया गया विधान परिषद में। और विधानमंडल के सदस्यों को प्रश्न पूछने और बजट पर चर्चा करने का अधिकार दे दिया गया।
तो ये दोनों सवाल आते हैं कि प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया या बजट पर चर्चा करने का अधिकार कब दिया गया, तो वो 1892 में दिया गया। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि भारत में स्थानीय स्वशासन लागू किया गया। अब स्थानीय स्वशासन लागू किया कब किया गया? 1892 के अधिनियम में। तो ये सवाल कई बार आता है कि किस कब लागू हुआ, तो 1892 के अधिनियम में लागू हुआ भाई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जहां से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। यहाँ से ना आप देखोगे कि फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, लगातार लगातार सवाल आ रहे हैं। तो 1909 के अधिनियम में ना भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है इसको, 1909 का, और इसे ही मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि मार्ले और मिंटो, लॉर्ड मिंटो मिलकर इसे लाए थे। एक भारत सचिव थे उस समय और एक भारत के वॉयसरॉय हुआ करते थे, तो दोनों के नाम पे इसका नाम रखा गया। वैसे तो इसे 1909 का भारत परिषद अधिनियम बोलते हैं। तो इसमें ना विधान परिषदों में पहली बार चुनाव की शुरुआत की गई कि विधान परिषदों में चुनाव होगा। ठीक है, तो चुनाव की बात इसी में की गई। इसमें ना हिंदू मुस्लिम पृथक्करण का प्रयास किया गया, जो आगे जाकर एक तरह से विषैला होता होता भारत का विभाजन का नींव रखा, भारत का विभाजन तक करा दिया, और उसकी नींव यहीं पे रखी जाती है। इसमें क्या कर दिया गया कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया। तो मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते हैं, तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन का मतलब होता है कि ऐसी सीट रहेगी, विधानसभा की ऐसी सीट होगी विधानमंडल की, जिसमें मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा और उसको जो लोग वोट देंगे वो भी मुस्लिम होंगे, बाकी धर्मों के लोग उसको वोट भी नहीं देंगे। तो इससे हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के बीच फूट डालने की नीति शुरू की अंग्रेज यहाँ पे। तो हिंदू मुस्लिम पृथक्करण का हुआ और अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना कर दी गई और प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई और 16 से 60 कर दी गई। तो विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ा दी गई, 60 कर दी गई भाई। अब आगे आते हैं 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम में बहुत सारी बातें। पहली बात तो यह है कि द्विस्तरीय शासन की शुरुआत हुई। अब द्विस्तरीय शासन क्या होता है? तो इसमें यह किया गया कि निम्न सदन या केंद्रीय विधानसभा, लोअर हाउस होती थी एक, और उच्च सदन या राज्य परिषद शामिल थी। मतलब क्या हुआ, जैसे भारत में अभी द्विस्तरीय शासन है ना, एक अभी भारत में एक लोकसभा है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। उस समय भी यही किया गया कि जैसे लोकसभा की जगह निम्न सदन, ये लोअर हाउस है, या केंद्रीय विधानमंडल है ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली से कहा गया, और उच्च सदन या राज्य परिषद, तो ये अपर हाउस था, और इसे राज्य परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया। तो उस समय द्विस्तरीय शासन की शुरुआत कब हो रही है? 1919 में हो रही है। प्रांतीय स्वशासन, तो इसमें ना प्रांतों को कुछ सीमित स्वशासन प्रदान किया गया कि कुछ सीमा तक आप स्वशासन कर सकते हो, अपने प्रांत पर शासन स्वयं कर सकते हो। ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद, तो इसमें केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, और कुछ निर्वाचित सदस्य भी इसमें होते थे केंद्रीय विधान परिषद में। अगला चीज जो बहुत सवाल आता है, जिससे बहुत सारा, मतलब मैं बहुत बार इस सवाल को देखा हूँ एग्जाम में, और कई बार लोग ना इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कंफ्यूज इस तरह से होते हैं कि प्रांतों में द्वैत शासन आया। अब यहाँ पे सवाल ये आ जाता है ना, कई बार एग्जामिनर पूछता है कि केंद्र में द्वैत शासन आया, तो हमको लगता है यार कि केंद्र में आया था कि प्रांत में आया था कि कब आया था। अच्छे से समझ लीजिए कि 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन आया। तो दो समूहों के बीच विभाजन हो गया प्रांतों में शासन का, एक था हस्तांतरित और एक आरक्षित। अब इसका मतलब क्या है कि आरक्षित विषय जो थे वो गवर्नर जनरल अपने पास रखा कि हम देखेंगे, मतलब वायसराय अपने पास रखा, और हस्तांतरित विषय में वो प्रांतीय विधान परिषद में हस्तांतरित कर दिया कि आप अपना देख लो। तो यहाँ पे ना प्रांतों में द्वैत शासन कब आया, अगर सवाल आया तो आप इसमें आंसर दीजिएगा कि 1919 के अधिनियम में। अब इसमें एक चीज और हुई कि प्रांतीय विधान परिषदों को और अधिक विस्तार किया गया, कि प्रांतीय विधान परिषदों का और अधिक विस्तार किया गया,
और 70% सदस्यों का चुनाव किया गया। ठीक, तो प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार हुआ है कि नहीं, ऐसा आएगा। तो स्टेटमेंट आया कि इस अधिनियम में प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार हुआ था, तो आप इसको सही मानिएगा कि हाँ हुआ था। ठीक, तो जो सांप्रदायिक, मैंने बताया था कि 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन होने लगा था, है ना, तो सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाता की व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया गया। तो जो पृथक निर्वाचन शुरू किए थे ना अंग्रेज, आपको मैं बात किया था कि पृथक निर्वाचन की शुरू 1919 के मार्लो मिंटो अधिनियम में किए थे। तो पृथक निर्वाचन का और अधिक विस्तार किए। इसको सिख समुदाय, एंग्लो इंडियन, ठीक है, तो सिख, एंग्लो इंडियन जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ रहते थे, तो काफ़ी लोगों में इसका विस्तार कर दिया गया कि इनके लिए भी पृथक निर्वाचन होगा। तो पृथक निर्वाचन का विस्तार 1919 के अधिनियम, इसीलिए इसमें ये होता है कि पृथक निर्वाचन हो जाता है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन की बात मैं कर ही लिया हूँ। और पहली बार इसमें लोक सेवा आयोग बना। तो पहली बार लोक सेवा आयोग कब बना, ऐसा सवाल अगर आया तो आप 1919 के अधिनियम में टिक कर दीजिएगा। तो लोक सेवा आयोग, जिसको पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं ना, पीएससी बोलते हैं, तो लोक सेवा आयोग का पीएससी की निर्माण कब हुआ, तो 1919 के अधिनियम में हुआ। अब एक बड़े अधिनियम में आते हैं जिसका नाम है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इससे बहुत सारी बातें हमारे संविधान की भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है, और इसे हम समझते हैं क्या क्या ली गई। पहली बात, भारत में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना हुई। संघीय शासन प्रणाली, जैसे भारत में अभी भी संघीय शासन प्रणाली है ना, केंद्र और राज्य, तो उस समय संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत 1935 के अधिनियम में होती है। और संघ की दो इकाइयां थी, ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासत। मतलब कि जिस क्षेत्र में ब्रिटिशर्स का नियंत्रण था वो ब्रिटिश भारतीय प्रांत कहलाता था, और देसी रियासत जहां अलग अलग देसी राजे राजवाड़े थे। तो इन सबको मिला के एक भारतीय संघ बनाने की बात की गई 1935 के अधिनियम में। लेकिन भारतीय संघ कभी बन नहीं पाया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि देसी रियासतों ने मना कर दिया कि हम भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते, इसलिए बन नहीं पाया कभी। लेकिन बात इसमें की गई थी, तो आपको पढ़ना होगा। प्रांतीय स्वशासन, कि प्रांतों को और अधिक स्वशासन प्रदान कर दिया गया। ठीक है, इसमें ना भारत में निर्वाचित सरकार की स्थापना की गई, कि निर्वाचित सरकार होगी, उसके लिए मार्ग प्रशस्त किया गया। और इसी आधार पे 1937 में चुनाव होता है प्रांतों में, और अलग अलग प्रांतों में सरकार की स्थापना की जाती है। उसके पास बहुत अधिक शक्तियां तो नहीं थी, लेकिन कुछ शक्तियां दिए उन लोग। अगली बात, संविधान सभा के गठन के लिए आधार प्रदान किया इसी अधिनियम ने। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है ये पॉइंट, और पॉइंट्स जो महत्वपूर्ण है, इसमें ना राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया, और राज्यों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। भाई राज्यों से द्वैध शासन क्यों समाप्त करेंगे, क्योंकि राज्यों को बहुत कम शक्ति थी ना इससे पहले, क्योंकि हस्तांतरित और आरक्षित विषय थे। आरक्षित विषय वायसराय के पास होते थे, तो प्रांतों के पास ना बहुत शक्तियां नहीं होती थी। लेकिन 1935 में प्रांतों को और शक्ति देने के लिए द्वैध शासन को खत्म कर दिए प्रांतों से, और केंद्र में स्थापित कर दिए। तो ये देखिए, ये सवाल आता है कि केंद्र में द्वैध शासन कब आया, तो आप आंसर दीजिएगा 1935 में। प्रांतों में कब आया, तो 1919 में। इस अधिनियम में केंद्र व राज्य के बीच 3 सूचियां बनाई गई, जो सूचियां अभी तक चल रही है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय थे, मतलब 59 विषय थे। राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए थे। अब संघ सूची में कानून संघ सरकार बनाएगी, है ना, राज्य सूची राज्यों के पास रहेगी, और समवर्ती सूची वायसराय से संबंधित थी, तो ये वायसराय, ठीक है, और संघ सरकार। दलित महिलाओं और मजदूरों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो ये देखिए, दलित, महिला और मजदूर, इनके लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना कब हुई है भाई? भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 के अधिनियम में हुई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई।
फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो यूपीएससी, स्टेट पीएससी, मतलब यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना भी 1935 में होती है। ठीक है, तो ये अधिनियम से बहुत सवाल आते हैं। अब थोड़ा मोड़ा और देख लीजिए, यहाँ से भी सवाल अगर आ गए तो क्रिप्स मिशन क्या है भाई, कि ये देखिए 1937 में जब भारत की सरकार बनती है तो अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की बहुत ज़्यादा भारी जीत होती है, लेकिन 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और अंग्रेज उसमें भारतीय सेना को झोंक देते हैं बिना कांग्रेस से बातचीत किए। तो कांग्रेस की सरकार जो थी वो इस्तीफा दे देती है और बोलती है कि हमारे मामलों में, भारत के मामलों में आप हमसे चर्चा नहीं कर रहे हो, तो इस्तीफा दे देती है। और 1942 में ना हमने भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू कर दिया। अंग्रेजों को अब ये था कि भारत को ना धीरे धीरे स्वशासन अब देना है जल्दी जल्दी, और भारत के लिए एक संविधान सभा बनानी है। तो इसके लिए अंग्रेज क्रिप्स मिशन भारत भेजते हैं कि जाइए भारत में स्वशासन का मार्ग प्रशस्त कीजिए और संविधान किस तरह से बनेगा उसके लिए आप निर्णय लेके आइए। तो भारत के बाद, युद्ध के बाद स्वराज्य देंगे, भारत को स्वतंत्र करेंगे, इसके लिए ये आता है। कांग्रेस द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि ये, जैसे बोलते हैं गांधी जी भी बोलते हैं कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, कि आप इसमें अभी जब विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा फिर आपको स्वशासन का देंगे, ये सब बात कर रहे हो, आप हमको अभी दो स्वशासन और अभी संविधान सभा बनाओ। ये होता है कि इस क्रिप्स मिशन के कारण भारत में राष्ट्रवाद और बढ़ जाता है, और दूसरा जिन्ना भी इसको अस्वीकार कर देते हैं और कांग्रेस भी अस्वीकार कर देती है, तो ये कुछ सफल नहीं हो पाता। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, और इसको भी भारत के स्वतंत्रता के बाद संविधान कैसे बनेगा और भारत को किस तरह आज़ाद करेंगे वो सब मांग होती है, लेकिन इसे भी अस्वीकार कर दिया जाता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा। माउंटबेटन प्लान आता है कि माउंटबेटन प्लान में ये होता है कि भारत और पाकिस्तान द्विराष्ट्र बनेंगे, दो राष्ट्र अलग अलग बनेंगे। तो दो राष्ट्र सिद्धांत, द्विराष्ट्र सिद्धांत माउंटबेटन योजना में ही आता है 1947 में। और रियासतों को पास ये स्वतंत्रता होती है कि या तो वो भारत में जाएं या पाकिस्तान में जाएं या स्वतंत्र अपना राज्य करें। तो रियासतों के बाद ये स्वतंत्रता होती, फिर दो राष्ट्र बनते हैं और राष्ट्र निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। रियासतों से संधि पत्र में हस्ताक्षर कराए जाते हैं, जैसे आप पढ़े भी होंगे कि किन किन रियासतों से हस्ताक्षर कराए गए, फिर किन रियासतों ने मना किया। इस पे भी हम एक आध वीडियो ले आएंगे। उस स्वतंत्रता होती 15 अगस्त 1947 को, भारत आज़ाद हो जाता है, ये तो हम सबको पता ही है। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम, तो भारत स्वतंत्र किस अधिनियम से होता है, तो भारत को स्वतंत्रता मिलती है भारत स्वतंत्रता अधिनियम से, और भारत स्वतंत्रता अधिनियम से भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निर्मित हो जाता है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम, तो इसमें देखोगे कि विभाजन होता है उस समय, उसमें हिंसा होती है, धार्मिक आधार पे विभाजन होता है, ये सब आप लोग देखे ही हो। और उसके बाद एक संविधान सभा बनाई जाती है जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो संविधान सभा में कौन कौन सी समितियां थीं, किस समिति का कौन अध्यक्ष था, उसमें क्या निर्णय लिए गए, कितने दिन में बना, और उससे रिलेटेड कितनी महिलाएं थीं, जहाँ से सवाल आ सकते हैं। तो अगला वीडियो हम संविधान सभा पर बनाएंगे, जिसमें डिटेल्ड तरीके से हम संविधान सभा के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे करंट अफेयर और स्टैटिक्स और अलग अलग जो आपकी डिमांड होती है उसके वीडियो लगातार आते रहते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।